guys, let's start with the last part of this basic accounting terms, part 4. Sorry guys, boxes बन गए. ठीक है. So guys, let's start with the part 4. So firstly, अब हम इस पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक्स. सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें. So what are the types of stocks? कौन से स्टॉक्स होते हैं हमारे. ठीक है. अब हमारे पास 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं. स्टॉक्स मतलब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में क्या होता है, गुड्स, राइट. सो हमारे पास 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल स्टॉक्स, वर्किंग प्रोग्रेस स्टॉक्स एंड फिनिश गुड स्टॉक. ये एकदम ऑर्डर टू ऑर्डर जा रहा है, सो इट इज ग्रेट. ठीक है. फर्स्ट प्रोसेस ये होता है, सेकंड प्रोसेस ये, थर्ड प्रोसेस ये. ठीक है. अब फर्स्ट प्रोसेस मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक. अब मैं अच्छे से एग्जांपल देता हूं तो एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट. सो रॉ मटेरियल स्टॉक कौन से होते हैं अपने. जैसे आप मान लो अगर कोई ज्वेलर है, वो गोल्ड खरीदता है बल्क में, तो उसके लिए गोल्ड क्या हुआ, वो रॉ मटेरियल हुआ. ठीक है. और वर्क इन प्रोग्रेस, अब उसने वही गोल्ड का चेन बना दी, बट चेन अभी तक कंप्लीट नहीं है. ठीक है. चेन में थोड़ा थोड़ा अभी बाकी है, डिजाइनिंग, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक हुआ. ठीक है. अब फिर चेन अच्छे से बन गई, मस्त डिजाइन हो गई, तो उसका मतलब क्या होगा, फिनिश गुड स्टॉक. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर रॉ मटेरियल स्टॉक्स, what are working progress stocks, what are finished goods stock. एक बार मैं अच्छे से डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ इसकी. अब unused raw material becomes stock of raw material, उसका मतलब ये होता है. ठीक है, मैंने अभी बताया. अब सेकंड वर्क इन प्रोग्रेस, इसको WIP भी बोलते हैं, बट वर्क इन प्रोग्रेस इज अ ग्रेट वर्ड, राइट. अब अनफिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स बिकम्स वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, राइट. फिर आता है फिनिश्ड गुड स्टॉक. अनसोल्ड गुड्स आर नोन एज फिनिश्ड गुड स्टॉक्स. अनसोल्ड गुड्स भी कह सकते हैं हम फिनिश्ड गुड्स को, जो क्या होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर सोल्ड नहीं होते, सेल नहीं होते. ठीक है, उनको बोलते हैं हम अनसोल्ड या तो फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ स्टॉक्स का पूरा पार्ट, राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है हमारे पास सॉरी. सो अब आगे आता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स. अब ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स. मैं कैमरा थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ एंड कैमरा का साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. कुछ पूछा मैंने कुछ. ठीक है. सो अब हमारे पास आता है ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स. करवाली बेइज्जती. सो अब ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब समझ लेते हैं. अब इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ड्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द बिजनेस. अब इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ड्यू फॉर द गुड्स सोल्ड. ओके, सो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसमें. अमाउंट ड्यू फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑफ द बिजनेस. ठीक है. सोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहा है क्योंकि रिसीवेबल्स क्या है तो सोल्ड होगा. ठीक है, ये हमारे इनकम आ रही है. ठीक है. सो अमाउंट ड्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए कोई भी पर्सन को या कुछ भी. ठीक है. जो भी सोल्ड किया है टू ऑफ द बिजनेस. ठीक है, जो भी स्टॉक्स है जो भी हो. ठीक है. अब उसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है. एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इट मींस अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन इज फ्री. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारे पास, अब आगे आता है हमारे पास डेटर्स. अब आगे आते हैं हमारे पास डेटर्स. सो डेटर्स में क्या होते हैं हमारे पास, व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू हिज कस्टमर. क्रेडिट मतलब लोन. ठीक है, बेसिकली लोन. ठीक है, 10th में इकोनॉमिक्स में पढ़ाई हुआ क्रेडिट का मतलब. ठीक है. सो व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू हिज कस्टमर्स, दे आर नोन एज डेटर्स. ठीक है, उनको डेटर्स कहते हैं. और डेटर्स क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स होते हैं. ठीक है, डेटर्स होता है हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं. अब बिल्स रिसीवेबल क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर्स. ठीक है, कोई बिल है, अब हम डेटर के पास ले गए तो ठीक है, उसने हाँ कंफर्म कर दिया, तो एक रिटर्न प्रॉमिस हुआ. ठीक है, मैंने जैसा कि मैंने बताया था हमारे क्रेडिट सेल से क्या जनरेट होते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स. ठीक है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. वैसे ही मैंने उन सब का मतलब भी बता ही दिया था, तो कोई एक बार बताने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी चलेगा. ठीक है. अब आते हैं हम आगे. अब आगे हमारे पास आता है ट्रेड पेएबल्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. अब ट्रेड पेएबल्स का मतलब जान लेते हैं, फिर हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल पे आते हैं. ठीक है. अब ट्रेड पेएबल्स में क्या है, अमाउंट ड्यू फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज. उसमें क्या था, सोल्ड है. इसमें था सोल्ड हमारे पास. ठीक है, सोल्ड था, बट इस बार हमारे पास क्या आया है, परचेस्ड. ठीक है,
परचेज आया हमारे पास, परचेज अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, मार्क माय वर्ड्स, मैंने उसमें एक चीज एक और नहीं डाली, बहुत सारी चीजें भूल गया उसमें। ठीक है, अच्छा मैंने बस इतनी सारी चीजें बता दी क्योंकि वो एरो बीच में आ गया था। तो एक बार ट्रेड रिसीवेबल्स का अच्छे से एक बार वापस मैं बता देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट ड्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रेंडर्ड अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या तो सोल्ड। ठीक है, अब आई होप यू अंडरस्टूड, कुछ भी डाउट हो प्लीज बोल देना। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे अमाउंट ड्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, या तो हम ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, या तो रेगुलर बोल सकते हैं, या तो ट्रेडिंग एक्टिविटी, बहुत सारी चीजें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी। ठीक है, सो अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस दैट आर नोन एज ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, जो भी ट्रेड किया वो पेएबल है, हमको हमको पे करना बाकी है। अमाउंट ड्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब क्रेडिटर्स में क्या है, अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स और सर्विसेज आर परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे जो भी परचेज करते हैं हम गुड्स वो होते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, जैसे सल्लू ने सल्लू सल्लू आ गया भाई, फुटपाथ पर मिल टू सल्लू ने परचेस किए गुड्स। ठीक है, सल्लू ने परचेस किए गुड्स, उसने गुड्स परचेस किए किस पे, क्रेडिट पे। 10,000 का क्रेडिट ले लिया उसने। ठीक है, 10,000 का क्रेडिट ले लिया, तो वो क्या हुआ, सल्लू क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। ठीक है, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या गलती की बताओ, सल्लू क्रेडिटर नहीं हुआ इसमें, उसमें जो सामने वाला जो पर्सन देगा वो क्रेडिटर हुआ। ठीक है, जैसे महेश ने मुकेश ने दे दिया, ठीक है, तो मुकेश क्रेडिटर हुआ। ठीक है, अब आते हैं बिल्स पेएबल में, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द एंटरप्राइज, जो भी एंटरप्राइज एक्सेप्ट करती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम आते हैं लास्ट के दो टॉपिक में, बहुत ही जल्दी जल्दी निपटा दिया है, आज तक का रिकॉर्ड बना दिया हमने तो। ठीक है, सो वाउचर, वाउचर क्या एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। और कुछ, हाँ एक रिमाइंडर दे दूं, कुछ भी समझ ना आए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूंगा, या तो कमेंट सेक्शन इज फ्री। ठीक है, अब अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। अब मान लो आप गए, सब एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक एग्जांपल, ये मैंने बहुत ही घटिया एग्जांपल बताया था इसलिए मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब आप गए रिलायंस फ्रेश, अब रिलायंस फ्रेश गए, वहां पे आपने थोड़ी सब्जी खरीदी, 1 किलो सब्जी खरीद ली, मान लो आलू खरीद लिए। ठीक है, आलू खरीद लिया आपने रिलायंस फ्रेश पे। ठीक है, रिलायंस फ्रेश पे आपने खरीदे आलू, 1 किलो आलू। तो अब 1 किलो आलू खरीदे तो वो आपको है ना बिल्स देगा, बिल देगा। आप क्या नॉर्मल सब्जी मार्केट में रहते हो तो वो आपको बिल नहीं देता अगर आप 1 किलो आलू वहां पे खरीदना, बट आपको क्या रिलायंस फ्रेश में एक बिल देगा, और वो बिल को क्या कहते हैं हम, वाउचर। ठीक है, उसको वाउचर भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। रिलायंस फ्रेश वाला एग्जांपल बेटर है वाउचर के लिए। तो अब उसके एग्जांपल कौन से होते हैं, कैश मेमो, रिसिप्ट, कॉपी ऑफ रिसिप्ट। अब कैश मेमो क्या होता है, कैश, हम अगर कैश में परचेज करते हैं या तो सेल्स करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास रिसिप्ट क्या होता है, मनी पेड, जो भी हमने मनी पे किया है उससे हमको रिसिप्ट मिलता है। ठीक है, जैसे रिलायंस फ्रेश में हमको क्या मिला, रिसिप्ट मिला, हमने जो भी खरीदा 1 किलो आलू का रिसिप्ट मिल गया। ठीक है, अब कॉपी ऑफ रिसिप्ट क्या है, मनी ऑफ रिसिप्ट, जो भी मनी का था वो रिसिप्ट, वही सेम हुआ। ठीक है, अब आते हैं डिस्काउंट में, भाई डिस्काउंट करते हालत ऐसी तैसी हो गई है, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सो डिस्काउंट पे आते हैं, सो इग्नोर मारो इन सबको। ठीक है गाइस, सो अब डिस्काउंट पे आते हैं। अब डिस्काउंट में क्या है हमारे पास, अब डिस्काउंट पे आता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये एक और हो गया सॉरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, अब मैं पढ़ के बता देता हूँ तो इट विल बी मोर प्रिसाइज। तो एक बार मैं ब्रीफ मीनिंग दे देता हूँ उसका, और फिर अच्छे से डेफिनेशन हम गो थ्रू कर लेते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब आप कभी मार्केट गए हो, अगर आपके सिटी में या तो कहीं पे भी आप रहते हो तो वहां पे एक पर्टिकुलर मार्केट तो होगा जिसमें वहां पे सब कुछ मिलता होगा और सस्ते प्राइस में। ठीक है, सो अब आप गए वहां पे मार्केट। ठीक है, अब आप मार्केट गए हो, आपको खरीदना है थैलिया, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स खरीदने हैं। ठीक है, या तो पेपर बैग मान लेते हैं, लेट्स गो ग्रीन गाइस। ठीक है, पेपर बैग खरीदने हैं आपको। ठीक है, पेपर बैग खरीदना है। अब आपको बल्क में पेपर बैग खरीदना है आपके रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए। ठीक है, हम वापस रेस्टोरेंट बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। अब रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए आपको पेपर बैग खरीदना है। अब पेपर बैग का 1 डजन का प्राइस है हमारे पास, 1 डजन का प्राइस है हमारे पास मान लो 200 रुपीज। ठीक है, अब 200 रुपीज है,
बट आपको क्या लेना है, 100 डजन लेना है एक साथ, कि एक साथ ही ले तो बल्क क्वांटिटी में। तो अब जो भी 100 डजन का होगा, अब 100 इंटू 200 कितना होता है, तो अब हमारा टोटल प्राइस होता है 2,40,000। हमने 100 डजन लिए, 200, मान लो 200 रुपये एक डजन था, हमने कितने 100 डजन लिए, ठीक है, तो हमारा 2,40,000 हो गया, ठीक है। अब 2,40,000 हुआ है। अब जो ओनर है या तो सेलर है, वो सोचता है कि चलो मैं इसको थोड़ा डिस्काउंट देता हूँ, या तो हम भी बोलते हैं सामने से, ठीक है, या तो वो तो अपनी मर्जी से ही कट कर देता है, ठीक है, ओरिजिनल। अब ओरिजिनल प्राइस है, वो उसमें से डिस्काउंट कट करेगा। अब मान लो 10% डिस्काउंट कट किया, तो 2,40,000 का 10% कितना, 24,000, ठीक है। तो उसका जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा, तो वो क्या हुआ, हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट हुआ, ठीक है। लिस्ट प्राइस जो भी होगी हमारे गुड्स की या तो पेपर बैग की, ठीक है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास परचेस प्राइस या तो सेलिंग प्राइस मिलेगी आपको, ठीक है। अब आई होप यू अंडरस्टूड ट्रेड डिस्काउंट का अच्छा सा एग्जांपल। अब हम लेते हैं कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट में क्या होता है, व्हेन वी हैव टू सेटल द अमाउंट इमीडिएटली, इट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। और यहाँ पे ज्यादातर हमारे पास क्या कहते हैं, डिस्काउंट नहीं रहता है इतना, बट थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट रहता है, क्योंकि आप रिटेलर से बाय करने जाते हो ज्यादातर यहाँ पे कैश डिस्काउंट में, ठीक है। एनकरेजमेंट ऑफ कैश इज मोर हियर, ठीक है, कैश डिस्काउंट में। अब अच्छे से हम डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं इसकी। अब हमारे ट्रेड डिस्काउंट में क्या लिखा है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देख लेते हैं। फिर अब ट्रेड डिस्काउंट में क्या लिखा है, टाइम्स ऑफ सेल्स अ बिजनेस पर्सन डिडक्ट सर्टेन परसेंटेज अमाउंट फ्रॉम सेल्स प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द साइज और अमाउंट ऑफ द ऑर्डर। अब जैसे कि मैंने बताया 2,40,000 हुआ था, 24,000 कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, मैंने पूरा एग्जाम्पल ही बता दिया था, ठीक है। इट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट कैश डिस्काउंट इज, ठीक है, कैश डिस्काउंट इज, ठीक है। अब परचेज और सेल इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, दैट इज परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है, परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, वो तो हाँ ठीक है मैंने बता दिया था, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट, टू एनकरेज कस्टमर फॉर टाइमली पेमेंट the amount which is deducted from receivable amount is known as cash discount. To encourage the customer mainly for timely payment, हमको timely payment के लिए हम कस्टमर को encourage करते हैं कि भाई चलो कैश दे दो, तो it will be better, ठीक है। so the amount which is deducted from the receivable amount is known as cash discount. जो भी receivable amount या तो पे करने वाला अमाउंट है, थोड़ा सा उसमें से अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। Cash discount is recorded in the books of giver as expenses and in the books of receiver as income. अब जो गिवर होता है उसके हिसाब से वो एक एक्सपेंसेस हुआ, और जो रिसीवर होता है उसके हिसाब से क्या हुआ, इनकम हुआ, ठीक है। सो यस गाइस, दिस वाज द डिस्काउंट का पूरा पार्ट, और डिस्काउंट आई होप यू अंडरस्टूड। एंड यस, सो यस गाइस, दिस वाज इट फॉर द पार्ट 4 ऑफ द अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन इज फ्री, जल्दी से कमेंट कर दो जो भी समझ ना आया। और यार सब्सक्राइब करो, मैंने अभी देखा यार, मतलब हमने कब से 79-80 पे अटके हुए फ्लक्चुएट होते रह रहे। थोड़ा शेयर वेयर करो, थोड़ा ऐसे सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो यस गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।